एपिसोड की शुरुआत एक बहुत ही अजीब और खामोश माहौल के साथ होती है। एना और जैक, जिन्होंने पिछले एपिसोड में एक नाजुक लम्हा शेयर किया था और हुकअप किया था, अब सुबह के वक्त एक दूसरे के सामने काफी ऑकवर्ड महसूस कर रहे हैं। हवा में एक टेंशन है क्योंकि जैक के दिमाग में अभी भी शक के बादल मंडरा रहे हैं। वो एना को पसंद तो करता है, लेकिन एक डिटेक्टिव होने के नाते उसे लगता है कि एना मर्डर्स के बारे में कुछ छुपा रही है। जैक उसे कहता है कि वो सच बोल दे, क्योंकि राज हमेशा दबाए नहीं जा सकते। एना दूसरी तरफ अपने अंदर के गुस्से को बयान करती है। वो नरेट करती है कि वो कोई ऐसी लड़की नहीं है जो चीज़ों को भूलकर आगे बढ़ जाए या गुस्से को पी जाए। उसके लिए गुस्सा कोई बोझ नहीं है, बल्कि वही वो ईंधन यानी फ्यूल है जो उसे सुबह बिस्तर से उठने की ताकत देता है। एना का ये मानना है कि उसका गुस्सा ही उसकी असली शक्ति है जो उसे इस मुश्किल वक्त में जिंदा रखे हुए है। पुलिस स्टेशन में हलचल मची हुई है क्योंकि डफी ने जो इनाम यानी रिवॉर्ड ऑफर किया था, उसकी वजह से टिप लाइन पर हजारों कॉल्स आ रही हैं। हर कोई बस पैसे के लिए झूठी और सच्ची खबरें दे रहा है, जिससे इन्वेस्टिगेशन का रुख भटक रहा है। शेरिफ बार्न्स जवाब चाहते हैं और जैक पर दबाव डालते हैं कि जल्द से जल्द कातिल को पकड़ा जाए। जैक पूरी तरह से कन्विंस्ड है कि डफी ही असली मुजरिम है और वो बार्न्स को यकीन दिलाता है कि वो डफी को पकड़ने के बहुत करीब है। लेकिन तभी प्रिया, जो कि नई सिरे से केस को देख रही है, जैक के प्लान्स पर पानी फेर देती है। प्रिया का शक डफी पर नहीं बल्कि एना पर है। वो पॉइंट आउट करती है कि रेचल के मर्डर के बाद एना का करियर अचानक से रिवाइवल की तरफ गया है, जैसे उसे इस मौत से फायदा हुआ हो। वो फ्रेंडशिप ब्रेसलेट का जिक्र करती है जो क्राइम सीन पर मिला था, और सबसे बड़ी बात ये नोट करती है कि विक्टिम्स ने कातिल से लड़ने की कोशिश नहीं की, जिसका मतलब है कि वो कातिल को पहचानते थे। जैक ये सुनकर भड़क उठता है और डिफेंसिव हो जाता है क्योंकि वो एना को प्रोटेक्ट करना चाहता है। लेकिन शेरिफ बार्न्स प्रिया की थ्योरी में दम देखते हैं और उसे इस एंगल पर काम करने की इजाजत दे देते हैं। प्रिया को एना के पीछे पड़ता देख जैक बौखला जाता है और किसी भी तरह एना को बचाने के लिए अपना पूरा ध्यान वापस डफी पर लगा देता है। वो सोचता है कि अगर वो डफी को कातिल साबित कर दे तो एना बच जाएगी। जैक सीधा डफी के पास जाता है और उसे रेचल के फोन के साथ कन्फ्रंट करता है। जैक ने एक थ्योरी बनाई है कि रेचल के फोन में जो सी नाम का कॉन्टैक्ट था, वो असल में डफी क्लाइड है। जैक का मानना है कि डफी ने उन औरतों को बीडीएसएम वीडियो के जरिए ब्लैकमेल किया था। वो डफी पर इल्जाम लगाता है कि उसने रेचल को इसलिए मारा क्योंकि वो उससे नफरत करता था और उसे नीचा दिखाती थी। जैक आगे ये भी जोड़ता है कि जब हेलेन शेरिफ को सच बताने आई थी तो डफी को पता चल गया और उसने हेलेन को भी रास्ते से हटा दिया। डफी, जो कि एक शातिर इंसान है, जैक की बातें सुनकर घबराने के बजाय बस हंसता है। वो बड़े ठंडे दिमाग से रिवील करता है कि उसे पता है कि जैक ही वो जे है जिसके साथ विक्टिम्स का कनेक्शन था। डफी उल्टा जैक से सवाल करता है कि कहीं असली कातिल वो खुद तो नहीं है। ये सुनकर जैक हिल जाता है। उसका दांव उस पर ही भारी पड़ गया था। इस इनकाउंटर के बाद जैक का मेंटल बैलेंस हिल जाता है और वो स्पाइरल करने लगता है। वो पागलों की तरह टिप लाइन पर आई हुई लीड्स को चेक करने लगता है, उम्मीद में कि कोई सुराग मिल जाए। अचानक उसे एक जैकपॉट लीड मिलती है। एक पुरानी हुकअप जो कभी रेचल के साथ शामिल थी, बताती है कि 18 मई को वो रेचल के साथ अटलांटा के लक सिरेनन होटल गई थी। वहां कुछ ऐसा हुआ था जहां रेचल को किसी ने थप्पड़ मारा था जब वो बाहर इंतजार कर रही थी। ये एक सॉलिड लीड थी जो किसी नए शख्स की तरफ इशारा कर रही थी। इसी दौरान प्रिया एना को इंटरोगेशन के लिए बुलाती है। एना इस बार काफी ईमानदारी दिखाती है, लेकिन अपनी शर्तों पर। वो कहती है कि वो कभी भी रेचल, हेलन या जोई के करीब नहीं थी, बस वो एक ग्रुप का हिस्सा थे। और हाँ, उसने ये भी कबूल किया कि जिस दिन हेलन की लाश मिली, उसने स्कूल में जबरदस्ती घुसने के लिए दरवाजा तोड़ा था, क्योंकि उन्हें पता था कि लॉक को कैसे खोला जा सकता है। एना का ये बोल्ड एडमिशन प्रिया को सोचने पर मजबूर कर देता है। कहानी में नया मोड़ तब आता है जब प्रिया स्टेशन में होती है और देखती है कि जोई वहां आई है। जोई बुरी तरह से डरी हुई है और जैक से बहस कर रही है। जोई को लग रहा है कि अगला नंबर उसका है और कोई उसे मार देगा। जैक समझ नहीं पाता कि वो इतनी पैनिक क्यों कर रही है। जोई, जो कि घबराहट में कुछ भी बोल रही है, राज खोलती है कि स्कूल के दिनों में हेलन और रेचल अक्सर एना को बुली किया करते थे और एना सिर्फ एक बाईस्टैंडर बनकर रह जाती थी। लेकिन फिर वो एक अहम बात बताती है कि एना की 16th बर्थडे पार्टी पर कुछ बहुत बुरा हुआ था, और हो सकता है कि एना अभी तक उस बात का बदला ले रही हो या उस ग्रज को पाले हुए हो। जैक को उसी वक्त एक नई इन्फॉर्मेशन मिलती है कि रिचर्ड, यानी एना का पति, अटलांटा के लक्स 11 होटल में रहता है। इस नई लीड के मिलते ही जैक जोई के डर और उसकी वार्निंग को नजरअंदाज कर देता है और बिना सोचे समझे रिचर्ड को कन्फ्रंट करने के लिए निकल पड़ता है। ये एक बड़ी गलती साबित होने वाली थी। जैक रिचर्ड को ढूंढते हुए एक बार में पहुंचता है। वहां पहुंचकर वो रिचर्ड से सीधा सवाल करता है और सच्चाई की मांग करता है।
रिचर्ड, जो कि काफी काम दिख रहा है, दावा करता है कि 18 मई को वो देश से बाहर था, इसलिए वो लक्स 11 वाले इंसिडेंट में शामिल नहीं हो सकता। जब जैक उसके असॉल्ट चार्ज के बारे में पूछता है तो रिचर्ड कहता है कि वो सेल्फ डिफेंस था। वो बताता है कि लेक्सी यानी उसकी पत्नी की एक फीमेल स्टॉकर थी जिसने उस पर हमला किया था और उसने बस अपना बचाव किया था। जैक को रिचर्ड की किसी भी बात पर यकीन नहीं आता। माहौल तब गर्म हो जाता है जब रिचर्ड जैक को प्रोवोक करने के लिए एना के साथ सेक्सुअल रिश्ते और रफ सेक्स के बारे में गंदी बातें करने लगता है। जैक, जो कि पहले से ही गुस्से में था, अपना आपा खो बैठता है और रिचर्ड को बुरी तरह से पीटना शुरू कर देता है। ये लड़ाई जैक की फ्रस्ट्रेशन का नतीजा थी। दूसरी तरफ प्रीसिंक्ट में प्रिया जोई को उनकी पुरानी ग्रुप फोटो दिखाती है ताकि कुछ नया पता चल सके। जोई बातों बातों में मेंशन करती है कि ये फोटो कैथरीन ने ली थी। प्रिया हैरान रह जाती है क्योंकि आज तक उसे सिर्फ 4 दोस्तों के बारे में पता था। ये 5वीं दोस्त कैथरीन कौन थी? प्रिया तुरंत ईयरबुक चेक करती है और उसे कैथरीन ए कैली नाम की लड़की मिलती है। ये एक बहुत बड़ा सुराग था जो अब तक छुपा हुआ था। वापस बार में, जहां जैक ने रिचर्ड को पीटा था, वहां अचानक एना पहुंच जाती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो जैक को बचाने आई है। रिचर्ड पुलिस को बुलाना चाहता है, लेकिन एना उसे धमकी देती है कि अगर उसने चार्जेस लगाए तो वो लेक्सी को उनके अफेयर के बारे में सब कुछ बता देगी। रिचर्ड डर जाता है और पीछे हट जाता है। लेकिन एना और रिचर्ड के बीच का रिश्ता अब बहुत तनावपूर्ण हो चुका है। रात हो चुकी है और जोई, जो अपने घर पर अकेली है, बहुत ज्यादा पैरानॉइड हो रही है। मैगी एक स्लीपओवर पर गई है, इसलिए जोई बिल्कुल तन्हा है। डर के मारे वो हाई हो जाती है ताकि खुद को शांत कर सके। वो घर के सारे दरवाजे लॉक करती है और थोड़ा रिलैक्स होने के लिए बाथटब में जाने का फैसला करती है। जैसे ही वो पानी में लेटती है और उसे लगता है कि वो सुरक्षित है, तभी उस पर कोई हमला कर देता है। कातिल घर के अंदर था। उसी वक्त प्रिया को आखिरकार रेचल के फोन रिकॉर्ड्स मिल जाते हैं। रिकॉर्ड्स देखकर वो दंग रह जाती है। रेचल को डफी, हेलेन और जैक के लगातार कॉल्स आ रहे थे। प्रिया कैथरीन के बारे में और डिगिंग करती है और उसे एक ऑबिचुअरी यानी शोक संदेश मिलती है जो एंड्रिया केली की थी, जो कैथरीन की बहन थी। कड़ियां अब जुड़ने लगी थीं। वापस होटल में, जहां रिचर्ड और एना रुके हुए थे, वहां एक अजीब वाकया होता है। कोई अनजान औरत उनके रूम की रिजर्वेशन कैंसिल करवा देती है। रिचर्ड के पास रहने की कोई जगह नहीं बचती, तो वो एना को ऑफर करता है कि वो लोग उसके ससुराल वाले लेक हाउस पर चलें। एना पहले हिचकिचाती है, लेकिन कोई और ऑप्शन ना होने पर मान जाती है। जब वो रास्ते से गुजर रहे होते हैं तो वो रास्ता एना को जाना पहचाना लगता है। अचानक एना के दिमाग में एक पुरानी याद ताज़ा हो जाती है, एक ऐसी याद जो उसने शायद दबा दिया था। ये याद उसकी 16th बर्थडे पार्टी की है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सब लड़कियां जंगल में कुछ खंडरों के पास गई थीं। कैथरीन बहुत डरी हुई थी, लेकिन एना बार बार उसे तसल्ली दे रही थी कि सब ठीक होगा। तभी रेचल ने 3 लड़कों को वहां बुला लिया। उन्होंने मिलकर एना और कैथरीन को शराब पिलाई। रेचल ने एना पर अपना हक जताया, डिब्स बोला, और उन लड़कों ने कैथरीन का रेप किया। सबसे भयानक बात ये थी कि जब कैथरीन के साथ ये हैवानियत हो रही थी, तब जोई, हेलेन और रेचल वहां खड़े होकर हंस रहे थे। ये वो बुरा हादसा था जिसका जिक्र जोई ने किया था, लेकिन सच्चाई उससे कहीं ज्यादा खौफनाक थी। वर्तमान में जैक जोई के घर पहुंचता है, शायद उसकी बात सुनने या उसे चेक करने के लिए, लेकिन वहां का मंजर देखकर वो सुन रह जाता है। जोई की लाश बाथटब में पड़ी थी। वो मर्डर हो चुकी थी। कातिल अपना काम कर चुका था। उधर रिचर्ड एना को लेकर लेक हाउस पहुंचता है। वो कहता है कि यहाँ आने का आइडिया लेक्सी का था। मौसम खराब होने की वजह से तूफान आ रहा है और टैक्सी मिलना नामुमकिन है, इसलिए एना वहां से जा नहीं सकती। वो अंदर जाती है, लेकिन उसे वहां का माहौल बहुत अजीब लगता है। उसे वहां एक हथौड़ा यानी हैमर मिलता है और ब्लीच, वही चीजें जो मर्डर्स में इस्तेमाल हुई थी। एना बुरी तरह से घबरा जाती है। रिचर्ड उसे शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि लेक्सी बस पुरानी बातों को भूलना चाहती है, बरी द हैचेट करना चाहती है। जब रिचर्ड अपने आप को कंफर्टेबल कर रहा होता है, एना कमरे में लगी फैमिली फोटोज देखने लगती है। इन तस्वीरों को देखकर एना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तस्वीरों से पता चलता है कि लेक्सी का असली सरनेम केली है। वहां एंड्रिया केली की मौत की खबर और कैथरीन की ग्रेजुएशन और वजन कम करने की फोटोज भी मौजूद थीं। एना गौर से देखती है कि एंड्रिया ब्लॉन्ड थी, जबकि लेक्सी की शादी की फोटो में वो ब्रूनेट है, बिल्कुल कैथरीन की तरह। एक झटके में एना को वो खौफनाक सच्चाई समझ आ जाती है। लेक्सी कोई और नहीं बल्कि कैथरीन है, वो लड़की जिसके साथ सालों पहले रेप हुआ था और जिसका मजाक उड़ाया गया था। वो अब वापस आई है और अपना बदला ले रही है। एना अब एक सुनसान लेक हाउस में उस औरत के पति के साथ फंस चुकी है जो शायद इन सब मौतों के पीछे है या उसका हिस्सा है। कहानी यहाँ एक सस्पेंसफुल मोड़ पर खत्म होती है, जहाँ सारे राज खुल चुके हैं, लेकिन खतरा अपने चरम पर है, और यही एपिसोड एंड होती है।